रज़िया बाजी को हमारे मोहल्ले में आए चंद दिन ही हुए थे, लेकिन उन चंद दिनों में मेरी उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश इख़लाक़ थी, अकेली औरत थी, इसलिए अपने घर के कामों के लिए उन्हें किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती थी, ख़ासकर बाज़ार वगैरह के काम के लिए। तो अक्सर ही वो मुझे आवाज़ देकर बुला लिया करती थी। मैं भी कॉलेज के इम्तिहान से फ़ारिग हो चुका था, ज़्यादातर गली में दोस्तों के साथ ही बैठता था। हमेशा बाजी को जब भी कोई काम होता तो दरवाजे पर आती और हल्का सा इशारा कर देती और मैं फ़ौरन दौड़ा चला जाता और वो अपना काम मुझसे कह देती। हैरत की बात थी कि गली में काफ़ी सारे लड़के थे और भी मेरे ही दोस्त बैठे होते थे, लेकिन इशारा सिर्फ वो मुझे ही करती थी। एक दिन तो मेरा एक दोस्त भी ये बात महसूस करके कहने लगा कि रज़िया बाजी को हम नज़र नहीं आते, जो वो सिर्फ तुम्हें ही बुलाती हैं। इस पर मैंने हंसकर कहा कि तुम लोग सब लोफर लगते हो, मैं पढ़ा लिखा शरीफ लड़का हूँ, इसलिए वो मुझे अपने काम के लिए बुला लेती हैं। धीरे धीरे मेरी और रज़िया बाजी की काफ़ी दोस्ती होगी। उन्हें यहाँ मोहल्ले में आए 3 हफ्ते हुए तो मैंने उनका हर काम खुद अपने ज़िम्मे ले लिया। मैं बाकायदगी से उनके कामों को वक्त पर करने लगा और वो भी मेरी इस बात पर बहुत खुश होती। हमारे दरमियान नंबरों का तबादला भी हो गया था। उन्हें कोई भी काम होता तो वो मैसेज भी कर देती। फिर एक रात 1 बजे उनका मैसेज आया। पूछने लगी क्या कर रहे हो। मैं सो चुका था, लेकिन मैसेज की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई थी। फिर रज़िया बाजी का नंबर देखकर मैं चौंक भी गया था कि पता नहीं क्या बात है जो वो मुझे इतनी रात को मैसेज कर रही हैं। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, जी मैं जाग रहा हूँ, कोई काम है आपको, सब खैर तो है। आगे से काफ़ी देर बाद उनका जवाब आया, जिसमें बस एक इमोजी बना हुआ था जिसकी आंखों में आंसू थे। मैंने घबरा कर पूछा, रज़िया बाजी सब खैरियत तो है ना, अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं अम्मा को लेकर आता हूँ। उनका फ़ौरन जवाब आया, नहीं नहीं अम्मा को लेकर नहीं, मैं तो बस यूं ही अकेले में घबरा रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी, समझ नहीं आया क्या करूं, तो यूं ही बिला वजह तुम्हें मैसेज कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, अभी आधी रात है और आधी रात को तुम्हें भी परेशान कर दिया मैंने। उनकी बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत अकेली थी और शायद बहुत परेशान भी थी। मैंने पूछा, आपको फ़ोन कर सकता हूँ? तो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं। और फिर मैंने उन्हें फ़ोन मिला दिया। रात के 1 बजे के करीब मेरी और उनकी फ़ोन पर होने वाली ये पहली बातचीत थी। मैंने उनसे कहा कि क्या परेशानी है, आप क्यों उदास हैं। वो कहने लगी, एक अकेली औरत तन्हाई में क्या कर सकती है, परेशानी तो होगी। फिर मोहल्ले के कुछ मर्द भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि मैं तन्हा हूँ। कभी कभी तो रात को मुझे खौफ भी आता है, डर लगता है कि कहीं कोई दीवार फलांक कर ना आ जाए। रज़िया बाजी की बात सुनकर मुझे वाकई बहुत दुख पहुंचा था। मोहल्ले के मर्द अक्सर औरतों को ऐसे ही नज़रों से देखते थे। मैंने कहा, परेशान ना हो, कोई भी बात हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। वो कहने लगी, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, अकेले में मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आजकल कॉलेज की छुट्टियां हैं तो मैं सुबह देर तक सोता हूँ, इसलिए अभी जाग सकता हूँ। और फिर रज़िया बाजी काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रही। यहाँ वहाँ की बातें करते करते वो मेरी पसंद नापसंद और फिर फिल्मों की बातों पर पहुँच गई। और फिर रज़िया बाजी ने अचानक एक अजीब सी बात कही। कहने लगी, पता है नईम, मुझे रोमांटिक मूवीज़ देखने का बड़ा शौक है। मेरी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं जब स्क्रीन पर 2 लोगों को प्यार करते देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैंने अपने जज्बात सुला दिए हैं, लेकिन जब कभी किसी मूवी में कोई मंजर आता है तो मेरा दिल धड़क उठता है। रज़िया बाजी ने अचानक सी की बात की थी और मैं खामोश हो गया। समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। वो 40 साल की औरत थी, जबकि मैं 20 साल का जवान लड़का। हमारे दरमियान इस तरह की बातों का होना कुछ मायूब नहीं था और कुछ अजीब भी। मेरी खामोशी को महसूस करते हुए वो कहने लगी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं जोर से हंसा और कहा, हम जैसे गरीब लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करता हूँ, अम्मा नौकरी करती हैं। आपको तो पता है कि हमारे भी आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे मुस्तकबिल की खातिर अम्मा ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी है। जो थोड़ा बहुत अम्मा कमाती हैं उससे हमारा गुजारा चल जाता है, बस इतनी ही जिंदगी है। गर्लफ्रेंड के खर्चे और नखरे बर्दाश्त करने का मुझ में हौसला नहीं। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी और कहने लगी, हर औरत एक जैसी नहीं होती, सबको तोहफे तहाइफ या महंगी चीजें नहीं चाहिए। कुछ औरतें मेरी जैसी भी होती हैं। अगर कोई मोहब्बत से 2-4 बातें कर ले तो मैं अपना तन मन उस पर निछावर कर दूं। रज़िया बाजी की बात सुनकर मैं चौंक गया था। मुझे एहसास हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हैं। मैंने आहिस्तगी से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ पूछूं? वो कहने लगी, हाँ जो तुम चाहे पूछ सकते हो, मैं हर बात का जवाब खुशी खुशी दूंगी।
उनका अंदाज बहुत ही अलग सा था। मेरे दिल में काफी अरसे से ये सवाल था जो मेरी जुबान पर नहीं आया था कि वो तन्हा क्यों है, उनका शोहर या घर वाले कहाँ हैं। लेकिन कभी ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। मगर आज जब हमारी बातचीत आगे बढ़ी और घड़ी सुबह के 4 बजाने लगी तो मुझे लगा कि अब मैं बेतकल्लुफ होकर ये सवाल कर सकता हूँ। और फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि आपका शोहर कहाँ है, क्या आपकी शादी नहीं हुई। ये सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर कहने लगी, नहीं मेरी शादी नहीं हुई। मेरी बूढ़ी बीमार माँ थी जिनके इलाज के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। शादी न की, नौकरी करती रही और फिर इस उम्र को पहुंच गई। 2 साल पहले ही अम्मा का इंतकाल हुआ और मैं बिल्कुल बेआसरा रह गई। अब शादी करना चाहती हूँ तो मेरी उम्र की वजह से रिश्ता नहीं मिलता। फिर मैं भी तो कोई अमीर औरत नहीं हूँ, किराए के घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन काम करके पैसे कमा लेती हूँ और इससे घर का गुजारा चलता है। मुझ जैसी औरत से कौन शादी करेगा। आजकल तो जवान और कवारी लड़कियों को रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। मेरी तो उम्र ही निकल चुकी है, सर में बाल भी सफेद होने लगे हैं। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने कहा, आप दुआ किया करें, आपको भी कोई अच्छा हमसफर मिल जाएगा। आगे से रजिया बाजी ने जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कहने लगी, मोहब्बत तो मुझे हो गई है लेकिन इकरार करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उम्रों का जो फर्क है वो मेरे चाहने के बावजूद नहीं मिट सकता। मेरी दुआएं फासलों को कभी खत्म नहीं कर सकती। मैंने हैरत से पूछा, आप किससे मोहब्बत करती हैं? तो आगे से रजिया बाजी ने कुछ देर के वक्फे के बाद मेरा ही नाम ले लिया। मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर गया है। वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। ये एक ऐसी बात थी जिससे मुझे बेयकीन किया था। मैं 20 साल का लड़का था, न कमाता था, न खर्चे के लिए पैसे होते थे। हमारे घर में तो गुर्बत का राज था। फिर उन्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती थी? वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे खुलूस से मोहब्बत हो गई है। तुम जिस तरह मेरे काम करते हो, मुझसे बात करते हो, मुझे मालूम हो गया है कि तुम दिल के कितने अच्छे हो और पाक हो। मुझे पैसे से कोई गर्ज नहीं है। मैं बस एक मोहब्बत करने वाला साथी चाहती हूँ जो मेरी बातें सुने, मुझे समझे, मुझे प्यार दे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। रजिया बाजी ने गहरा सांस लिया था और उनकी सांस ने उनके अंदर भड़कती हुई आग को मुझ पर आश्कार कर दिया था। उनकी बात सुनने के बाद मैंने आगे से कोई जवाब ना दिया और फिर रजिया बाजी भी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फजर के अजानों पर मैंने जैसे वैसे खुदा हाफिज कह दिया, लेकिन नींद मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। पहली बार मैंने किसी औरत के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनी थी। शादी मेरे लिए अनोखा तजुर्बा था। मेरा दिल एक अलग अंदाज से धड़क रहा था। मैं उम्र के जिस मोड़ पर खड़ा था, जज्बात तो मेरे भी दिल में मौजूद थे। रजिया बाजी की बात सुनने के बाद मेरी भी ख्वाहिशें सर उठाने लगी थी। फिर उस शाम जब रजिया बाजी ने कुछ सौदे के लिए मुझे अपने दरवाजे पर बुलाया तो मैं वहां जाने से पहले तैयार होने लगा। मैंने अच्छे से कपड़े पहने, बाल बनाए। अम्मा पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो? वो भी इतना तैयार होकर। मैंने कहा, अम्मा कहीं नहीं, गली में ही जा रहा हूँ। फिर मैं तेजी से बाहर निकला और रजिया बाजी के दरवाजे पर पहुंच गया। वो मेरे ही इंतजार में खड़ी थी, चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए। सर से पांव तक मुझे देखते हुए उन्होंने मेरी तारीफ की थी और फिर मुझे एक पर्ची पकड़ा दी थी जिसमें कुछ सौदा लिखा हुआ था। मैं वो सौदा लेकर वापस उनके दरवाजे पर पहुंचा तो कहने लगी, 9 बजे दोबारा आ जाना, तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गया था और फिर ख्याल आया कि वाकई सारी चीज़ें मेरी पसंद की ही तो मंगवाई थी। मुझे बिरयानी बहुत पसंद थी और वो बिरयानी बना रही थी। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा था और उनकी आंखों में जो मोहब्बत मुझे नजर आई थी, मैं दीवाना सा हो गया था। मुझे भी लग रहा था कि मेरी जिंदगी में बहार आ गई है। उम्र का फर्क मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि रजिया बाजी की बातें बिल्कुल जवान लड़कियों जैसी होती थी। उनके जज्बात भी बिल्कुल 20 साल लड़की जैसे ही थे। फिर उस रात मैं वक्त पर उनके घर पहुंच गया। जब बिरयानी का डब्बा लेकर अपने घर लौटा तो अम्मा कहने लगी, ये रजिया अजीब औरत है, सारे मोहल्ले में उसे मेरा ही बेटा मिला है। मैंने अम्मा को हैरत से देखा तो कहने लगी, गली में इतने लड़के हैं लेकिन इसने तुम्हारा पीछा पकड़ रखा है। अब तो मोहल्ले की औरतें भी बातें बनाने लगी हैं कि रजिया सिर्फ तुम्हारे बेटे से ही काम क्यों कहती है, और अब देखो तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर भी भेजा है। अकेली औरत है बेटा, फासला रखा करो थोड़ा, ऐसा ना हो कि कोई बदनामी गले पड़ जाए। मुझे तो वैसे भी उसके अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते। हर वक्त इतना सज धज कर दरवाजे पर ही आती है जैसे नई दुल्हन हो। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक उठा। अभी तो अम्मा को ये नहीं पता था कि हमारे दरमियान फोन नंबर का तबादला हो गया है और हम रातों को बातें करने लगे हैं। मैंने अम्मा की बात का कोई जवाब ना दिया बल्कि बिरयानी खाने बैठ गया। बिरयानी इंतहाई मज़ेदार थी। मेरा दिल खुश हो गया। फिर उस रात रजिया बाजी का फोन आया तो उनके अंदाज बदले हुए थे। वो मुझे बहुत मोहब्बत से बात कर रही थी। उनकी हर बात का महवर बस मोहब्बत और जज्बात ही थे।
और फिर वो कहने लगी कि क्या मेरे घर आ सकते हो। ये सुनकर मैं हैरान हुआ। रात के 1 बज रहा था। मैंने कहा इतनी रात को मैं कैसे आ सकता हूँ। तो कहने लगी बस मुझे नींद नहीं आ रही, तुम छत के रास्ते से हमारे घर आ जाओ, कुछ वक्त साथ बैठकर बातें करेंगे। मौसम भी काफी रोमांटिक हो रहा है, कॉफी बनाऊंगी, साथ पियेंगे। मैं सोच में पड़ गया। छत के जरिए से रजिया बाजी के घर जाना कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन सारे घर वालों की छतें मिली हुई थी। लेकिन रात के इस पहर में उनके घर कैसे जा सकता था। फिर वो अपने घर में अकेली रहती थी, और अगर अम्मा को पता चल जाता तो मैं क्या जवाब देता। रात के खाने पर ही अम्मा ने बहुत सारी बातें सुना दी थी। अम्मा को रजिया बाजी कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी और न समझ आ रही थी, और उन्हें लगता था कि वो कुछ अजीबोगरीब सी औरत है। अम्मा को उनकी तैयारी से मसला था, जबकि मेरा ख्याल था कि वो अकेली औरत है तो क्या करे, तैयार होने का हक तो रखती हैं, उनके भी तो कुछ जज्बात और ख्वाहिशात हैं। लेकिन अम्मा की वजह से मैंने थोड़ा झिझकते हुए इनकार कर दिया और कहा कि इतनी रात को मैं कैसे आऊँगा। मेरे इनकार करने पर रजिया बाजी मजीद इसरार करने लगी। कहने लगी आ जाओ ना, कुछ वक्त बैठकर मोहब्बत भरी बातें करेंगे। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है, मैं कब से अकेली बिस्तर पर लेटी परेशान हो रही हूँ, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। तुम आ जाओगे तो तुम्हारी गोद में सर रखकर सो जाऊंगी। उन्होंने अपने लफ्जों का जाल कुछ इस तरह से बिछाया कि मैं मजबूर हो गया। अपने कमरे से बाहर निकला तो अम्मा के कमरे का दरवाजा बंद था, जिसका मतलब था कि अम्मा सो रही थी। कुछ देर में सोचता रहा और फिर मेरा दिल बेईमान हो गया। रजिया बाजी के साथ फिर कुछ वक्त के लम्हात गुजारने का मौका मिल रहा था, फिर मैं भला कैसे पीछे हटता। मैं खामोशी से सीढ़ियां चढ़ा और छतें फैलाता हुआ रजिया बाजी के घर तक पहुंच गया। वो अपनी छत पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर खुश हो गई, हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गई, और जब रोशनी में मैंने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। वो काले रंग की साड़ी पहने हुई थी, गहरी लिपस्टिक होंठों पर थी, ब्लाउज बहुत ही मुख्तसर था, गहरा गला उनकी खूबसूरती को आवेजा कर रहा था। कानों में झुमके थे, लंबे लंबे बाल खुले हुए थे और चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। उनके वजूद से उठती परफ्यूम की खुशबू तेज मुझे अपने हिसार में जकड़ रही थी। उन्होंने धीरे से मुझे अपने करीब बेड पर ही बिठा दिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, नहीं, मैं बहुत ही तन्हा हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए मैं हंसूं, बोलूं, मुस्कुराऊं या फिर खुश रहूं। मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है कि मैं अपनी जान ही ले लूं, लेकिन जब से तुम्हें देखा है, तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे मोहब्बत हो गई है। मुझे लगता है कि अगर मुझे तुम्हारा साथ मिला तो हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। सच कहूँ तो पहली ही नजर में तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे और तुम्हारी खातिर ही मैंने तैयार होना शुरू किया था। ये सारी तैयारी भी तुम्हारे लिए ही है। रजिया बाजी की बात पर मैं कुछ थम सा गया था। समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मोहब्बत के बदले में क्या कहूँ। मुझे उनसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं था उस हिस्से में जज्बात इंसान को बिल्कुल पागल कर देते हैं। नशा सा सवार होता है। मेरे दिमाग पर भी जज्बात हावी थे और मैं रजिया बाजी को हासिल करना चाहता था। और फिर मेरे सामने उन्होंने खुद अपने पल्लू को ढलका दिया। उनकी खूबसूरती को देखकर मैं मदहोश हो गया और उनके सीने से लग गया। धीरे धीरे रात के लम्हे गुजरने लगे। मैं अपनी हवास खो बैठा। रजिया बाजी ने मुझे अपनी बराबर में जगह दे दी थी। खुद अपने वजूद से अपनी साड़ी को एक तरफ किया था और मुझे अपनी बाहों में घुसकर जकड़ लिया। उनकी गहरी सांसों के हिसार में मैं पूरी तरह दहक रहा था। जवानी का नशा मेरे सर पर ऐसा चढ़ा था कि मैं सही गलत और गुनाह को भूलकर उसको पूरी तरह से कबूल कर चुका था। मैं इस कदर जज्बाती हो चुका था कि मैंने उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की थी, क्योंकि वो बार बार पीछे हटी और शरारत से मुझे दूर होने को कहती। मैं जान गया था कि वो मोहब्बत में ये खेल खेल रही हैं, इसलिए जबरदस्ती उन्हें पकड़कर बिस्तर पर लिटाता और अपनी मोहब्बत निछावर करने लगता है। ऐसे ही सुबह के 5 बज गए थे। फिर मैंने रजिया बाजी से कहा कि मुझे घर जाना है। वो मुस्कुराई, कहने लगी, ठीक है, मैं चेंज कर लूँ, फिर तुम चले जाना। रजिया बाजी चेंज करने के लिए गई। इतने में उनके कमरे का दरवाजा खुला और उधेड़ उम्र का शख्स अंदर चला आया। कहने का वो उम्र रसीदा था, लेकिन हट्टा कट्टा था। आते ही उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि रात के इस पहर कौन आया है, वो मुझे क्यों मार रहा है। मैं घबरा कर पीछे हटा, खुद को बचाने लगा। इतने में रजिया बाजी भी कमरे से निकल आई। मेरी नजर उन पर पड़ी तो मैं चौंक गया। वो कमीज शलवार पहने हुई थी, सर पर दुपट्टा ओढ़े हुई थी। उस बुड्ढे को देखते ही रोते हुए उसके गले लग गई। कहने लगी, अब्बा आप आ गए। आपके पीछे ये लड़का मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। इसका बस चलता तो मुझे बीच सड़क पर ही आबरू कर देता। गली में रहता है, इसे मालूम था कि मैं अकेली हूँ, इसलिए फायदा उठाया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को बचाकर वॉशरूम में बंद किया था। मैं तो बस हैरत से रजिया बाजी की बात सुनकर परेशान था। उनकी हर बात बिल्कुल ही बदली हुई थी। मैंने घबरा कर कहा, आप झूठ क्यों कह रही हैं? आपने मुझे बुलाया था। और आपका बाप कहाँ से आया? आपने तो कहा था कि आपकी माँ बाप नहीं
नहीं। वो बूढ़ा मुझे मारते हुए कहने लगा, मैं रजिया का बाप हूँ और कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर गया था। उसने मुझे फोन पर बताया था कि तुम इसके पीछे पड़े हुए हो। मैंने कहा, रजिया झूठ कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उसका बाप फिर मुझे मारने के लिए आगे आया। मैं खुद को बचाने लगा। मैंने रजिया बाजी से कहा, आप इन्हें बताती क्यों नहीं है कि मैं कौन हूँ? इन्हें बताए ना, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। आपने खुद मुझे बताया था, मैं तो आपके कहने पर यहाँ आया था। रजिया बाजी ने इनकार में सर हिलाया, फिर रोते हुए अपना मोबाइल फोन उठाकर हम दोनों के आगे लहरा दिया, जिसमें मैं बेज़ाहिर रजिया बाजी के साथ जबरदस्ती करते हुए नजर आ रहा था। जबकि सच तो ये था कि उन्होंने ही मुझे ये खेल खेलने पर मजबूर किया था। वो वीडियो देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। फिर रजिया बाजी का बाप कहने लगा कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है, इसलिए तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर तुम मुझे 10 लाख दोगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और इज्जत से रुखसत कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे इतने पैसे ना दिए तो मैं सारे मोहल्ले को ये वीडियो दिखा दूंगा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा और सारी जिंदगी तुम हवालात की सैर करोगे। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मैं रोने लगा। मैंने रजिया बाजी की शक्ल देखी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी रजिया बाजी नहीं थी जो मोहब्बत करने वाली और मासूम सी औरत थी। ये रजिया तो कोई और ही थी, जिसके चेहरे पर मक्कारी थी। वो गहरी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, चाहोगे भी तो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगे। मैं और मेरा बाप मिलकर तुम्हें जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, इसलिए 10 लाख अदा करो। और मुझे ये समझने में देर न लगी कि मेरे साथ क्या खेल खेला गया है। मैंने रोते हुए कहा, ये मुमकिन नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? कहने लगी, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तुम माँ बेटे तो हो, सिर्फ उसे फरोख्त करो, 10 लाख हमें दे दो। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रही हूँ। अगर 3 दिन में 10 लाख हमें ना दिए तो सारा मोहल्ला ये तमाशा देखेगा। ये कहकर रजिया बाजी ने मुझे खुद धक्के देकर अपने घर से निकाला। मैं गिरता पड़ता छत के रास्ते से वापस घर पहुंचा तो अम्मा सहन में ही थी। वो फजर की नमाज के लिए जागी हुई थी। मुझे देखकर गुस्से से कहने लगी, इतनी रात को कहाँ गए थे? कब से तुम्हें तलाश कर रही थी। तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर चली गई और पता चला कि तुम कमरे में नहीं हो। कहाँ गए थे इतनी रात को? छत पर तुम्हारा क्या काम? मैं अम्मा के कदमों में बैठ गया। अब छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने जो गुनाह किया था उसे कबूल करने का वक्त आ गया था, क्योंकि आगे जो होना था वो इंतहाई भयानक था। मैंने रोते हुए अम्मा को एक एक बात बता दी, अपने गुनाह का पर्दा भी उठा दिया और रजिया की ब्लैकमेलिंग का हिस्सा भी सुना दिया। सब सुनकर अम्मा की जान निकल गई। अम्मा ने गुस्से में मेरे मुंह पर कई थप्पड़ मार दिए थे कि इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था कि तू एक गैर औरत की बातों में आकर अपनी और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दे। मैंने तुझे कल रात को ही समझाया था कि रजिया अच्छी औरत नहीं है। अकेली औरत इस तरह दरवाजे पर सज धज कर खड़ी हो तो वो शरीफ नहीं कहलाती। मुझे तो उसके अंदाज पहले ही ठीक नहीं लगते थे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं नौकरी पर जाऊंगी तो तू पीछे से ये घुल खिलाएगा। तूने तो उसके साथ इश्क आशिकी का चक्कर चला लिया और रात के अंधेरे में उसके घर पहुंच गया। अब हम लोगों को क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे कि तू इतनी रात में उसके घर में क्या कर रहा था? और फिर वो वीडियो, अगर वो उसने पुलिस को दिखा दी तो क्या होगा? मैंने अम्मा से कहा कि मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। उस वीडियो में तो ऐसा ही नजर आ रहा है जैसे मैं रजिया बाजी के साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, जबकि रजिया बाजी ने मुझे खुद कहा था कि मेरे हाथ रस्सी से बांध दो और फिर मेरे साथ मोहब्बत का खेल खेलो। मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन वीडियो में कुछ और ही मंजर समझ आ रहा है, इसलिए अब मुझे खौफ आ रहा था। अम्मा कहने लगी, अगर ये घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। इस घर के सिवा मेरे पास और कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं तो चाहती थी कि तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो, तुझे नौकरी मिले तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, लेकिन लगता है कि सारी जिंदगी मुझे मेहनत की भट्टी में जलना ही होगा। ठीक है, हम इस घर को फरोख्त करके उसे पैसे दे देंगे। ये कहकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरी इज्जत बचाने के लिए हमारी छत फरोख्त करने को तैयार थी। हम सीधे सादे शरीफ लोग थे जो रजिया जैसे लोगों से खौफजदा हो गए थे। हम दोनों माँ बेटे का बुरा हाल था। अम्मा और मैंने एक साथ नमाज अदा की थी। मैं जो गुनाह करके आया था उस पर पेशेमानी थी। अब समझ आ रहा था कि मैंने जिना किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। मैं सारा वक्त बेचैन रोता रहा। अल्लाह ने शायद हमारी दुआएं कबूल कर ली थी। उस दोपहर अब्बा के पुराने दोस्त हमारे घर चले आए। वो अक्सर अम्मा की मदद करते थे। अम्मा का हाल देखकर पूछने लगे कि खैरियत है बाजी। अम्मा इस कदर परेशान थी कि बिना सोचे समझे अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर वो सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, अगर हमारा बच्चा बेकसूर है तो मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने वहीं से ही कुछ लोगों को फोन लगाए और रजिया की इंक्वायरी करने को कहा। कुछ ही देर
देर बाद में रजिया का सारा डाटा हमें मिल गया था और पता चला कि वो हर जगह यही खेल खेलती है। उसने पहले भी कई लड़कों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाया है और बड़ी बड़ी रकमें लूटी हैं, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं की, इसलिए वो आज तक पकड़ी ही नहीं गई। अब्बा के दोस्त ने मुझसे फौरन FIR दर्ज करवाने को कहा, खुद मेरे साथ गए और फिर रजिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार कर लिया। 2-4 दिन हवालात में रहकर रजिया ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया था। अब्बा के दोस्त ने हमारा बड़ा साथ दिया था। वो वीडियो भी डिलीट कर दी गई थी और मेरी इज्जत बच गई थी। सारे मोहल्ले को बस ये पता चला था कि रजिया एक 2 नंबर औरत थी जो अपने बाप के साथ मिलकर लड़कों का फायदा उठाती थी। हर कोई अम्मा से कहने लगा, शुक्र करो अब तुम्हारा बेटा बच गया। और ये सुनकर अम्मा हर वक्त शुक्र अदा करती। हमने किसी को नहीं बताया था कि रजिया ने हमारे साथ क्या किया। वो अपनी अनजान को पहुंच गई थी। मैं हर दिन खुदा से अपने गुनाह की माफी मांगता हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा भी होता है कि उस रात में ना बहकता, रजिया की बातों में ना आता, गुनाह के लिए राजी ना होता तो मुझ पर वो कयामत ना गुजरती जो गुजर चुकी थी। मैं सब लड़कों से यही कहूंगा कि कभी किसी लड़की या औरत की बातों में ना आना और कभी किसी लड़की या औरत से तन्हाई में मुलाकात न करना। कभी शैतान को इतना मौका ही ना देना कि वो आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे। जिना एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को किसी करवट चैन लेने नहीं देता। आज इस वाक़ये को साल गुजर गया है, लेकिन अभी मेरा ज़मीर बोझ तले दबा हुआ है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे ये बात समझने में वक्त लग गया कि मैंने जो कुछ किया वो कितना बड़ा गुनाह था। मैं दिन रात अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग भी दुआ करें कि मुझे सुकून मिल जाए। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।